Good morning all of you. In previous video we read about the process of production. देखें पिछले वीडियो में जो है हमने उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और उसके जो ऑर्गेनेट होते हैं, उसके जो अंग होते हैं उनके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने लैंड के बारे में बात की, जिसमें हमने जो है कैपिटल के बारे में बात की और जिसके में हमने जो है लेबर के बारे में बात की। 3 ऑर्गन ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो है उत्पादन के 3 अंग हमने देखे। अब हम जो है उत्पादन की प्रोसेस में ही आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही, उत्पादन की प्रोसेस में ही जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी हमने उत्पादित किया है उसका यूज क्या होता है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल सामने साफ नज़र आती है बिल्कुल कि भाई जो हमारी नीड है उसको फुलफ़िल किया जाता है। क्या जो भी हमने प्रोड्यूस की है, कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है, जो भी थिंग हमने प्रोड्यूस की है वो किस लिए की है कि हमारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, अब भाई हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने वस्तु को उत्पादित तो किया है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या उपयोगिता हो सकती है हमारे द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की। अब देखें, अगर हम उपयोगिता की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर सामने आती है सरप्लस, जो लास्ट में जाकर क्या होती है, एज ए प्रॉफिट बनती है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे देखें कि कृषि उत्पादों का जो अधिशेष है, कृषि उत्पादों का जो अधिशेष है उसको बेचना, कि उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे इस चीज़ का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, कृषि उत्पादों का हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, फार्म प्रोडक्ट का हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और इससे पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरप्लस की जो प्रोसेस है, ये अधिशेष की जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से जो है प्रॉफिट में चेंज होती है, लाभ में परिवर्तित होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, इसका क्या क्या यूटिलाइज होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सरप्लस की कि व्हाट इज सरप्लस, कि अधिशेष क्या है। जब हम अधिशेष की डेफिनेशन देखते हैं, सरप्लस की डेफिनेशन को हम जो देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं अधिशेष की, तो एक चीज यहां पर निकल कर आती है, द रिमेनिंग प्रोडक्ट आफ्टर मीटिंग द रिक्वायरमेंट, द रिमेनिंग प्रोडक्ट आफ्टर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात, आवश्यकता के पूरा होने के बाद, आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद जो बचा होता है, आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो भी उत्पाद बचा हुआ होता है, ये देखें कि आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचा हुआ जो भी उत्पाद है, वो क्या कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है, वो अधिशेष कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो अधिशेष कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे मान लो कि फार्मिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई भी फार्मर है, मिस्टर ए, ये फार्मर है, ये किसान है, ठीक है, जो क्या करता है, फार्मिंग का वर्क करता है, कृषि का कार्य करता है। अब इसके पास में इसने जो भी XYZ जो भी अपने जो है फार्मलैंड पर क्या किया, सोन किया, बोया, ठीक है, उसके ऊपर उसने जो है अपने लेबर लगाई, अपना श्रम लगाया, मेहनत की, ठीक है, और फिर इसने एंड में क्या किया कि जो भी क्रॉप हुई, जो भी फसल हुई, उसको इसने हार्वेस्ट किया, काट लिया, ठीक है। अब इसने क्या हुआ, अब इसको जो है टोटल कितना 100 kg मान लिया हमने कि 100 किलो का जो है उत्पादन हुआ, 100 किलो का इसको उत्पादन हुआ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 किलो इसके उत्पादन हुआ,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये प्रोड्यूसर था, ये जो वो प्रोड्यूसर था, ठीक है, ये जो उत्पादक था, ये जो निर्माता था, ठीक है, इसकी नीड थी कि साहब 50 kg तक तो जो है मैं यूज कर लूँगा, मैं उपयोग में ले लूँगा, ठीक है, ले लिया इसने। अब क्या बच गया पीछे से, 100 में से अब 50 निकाल तो भी हमारे पास में अब कितना बचा हुआ है, 50 kg बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आवश्यकता पूरी होने के बाद है, नीड के फुलफिल होने के बाद, आवश्यकता के पूरी होने के बाद, रिक्वायरमेंट के कंप्लीट होने के बाद जो रिमेन रहा है, जो बाकी रहा है, वो क्या कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो सरप्लस कहलाता है, वो अधिशेष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अधिशेष है, ठीक है। अब इसमें भी फिर क्या करते हैं कि इसमें भी क्या करते हैं, तो देखिए सरप्लस का जो है यहाँ पर बतलाया जा रहा है कैप फॉर फैमिली नीड्स है कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको रख लिया जाता है, ठीक है। रख लिया हमने अपने आप परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कि भाई जैसे मान लो कि 50 किलो की आवश्यकता है, हमको लगा कि नहीं और भी चाहिए, तो हमने थोड़ा बहुत और रख लिया उसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कैप फॉर फैमिली नीड एंड रिमाइन इज सोल्ड इन द मार्केट। और बाकी को क्या कर दिया जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें हम कहाँ पहुँच गए, बाजार में पहुँच गए। बाजार में हम क्या कर लेने के लिए पहुँच गए, क्या करने के लिए पहुँच गए कि अपना जो भी बचा हुआ उत्पाद है उसको हम बेचने के लिए पहुँच गए कि हमें अपना उत्पाद बेचना है, हमें जो है अपना प्रोडक्शन जो है, हमारा जो भी प्रोड्यूस की हुई कमोडिटी है उसको सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केट। देखें कि सरप्लस जो मार्केट में सेल होने के लिए आया है, मार्केट में सेल होने के लिए आया है। देखिए मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है, तो बाजार एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी निश्चित जगह होती है कि जहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं की खरीद बेच का काम होता है, वस्तुओं को खरीदने या बेचने का कार्य होता है। Those places where the product is sale and purchase है कि वह स्थान जहां उत्पादों को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, परचेज किया जाता है यानी कि खरीदा जाता है। ऐसे स्थान को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे स्थान को हम मार्केट का नाम देते हैं, बाजार का नाम हम इसको देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि भाई ये जो बाजार है, ठीक है, ये जो बाजार है क्या यहीं पर वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है? बिल्कुल साहब, यहीं पर वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है। तो बाजार में जो है वस्तुओं को क्या कौन खरीदता है और कौन बेचता है और ये प्रोसेस कैसे होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे देखें कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर वीट का एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं का एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर जो है किसका एग्जांपल लेने जा रहे हैं, यहाँ पर हम वीट का एग्जांपल लेने जा रहे हैं, गेहूं का यहाँ पर एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो मिस्टर ए ने जो है क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, वेट को प्रोड्यूस किया। अब ये क्या कर रहा है, अब देखना यहाँ पर मार्केट में ये क्या कर रहा है कि अपने मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि अपने परिवहन के साधनों के माध्यम से, अब चाहे जो है वो ट्रक भी हो सकता है, वो ट्रैक्टर भी, ट्रॉली भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है कि अपने फार्म लैंड से
अपने खेत कृषि भूमि से उसको क्या कर रहा है, मार्केट में ला रहा है। ठीक है, मार्केट में लेकर आ गया है, ये क्या कर दिया इसने, गेहूं को जो है, व्हीट को जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसके माध्यम से, परिवहन के साधनों के माध्यम से, परिवहन के साधनों के माध्यम से क्या किया इसने, अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को क्या किया, मार्केट तक लेकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये अपने प्रोड्यूस को लेकर आया यहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए है, तो ये तो कौन हो गया, प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता, उत्पादक है। अब ये उत्पादक जो है क्या डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट होगा, क्या डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट होगा, नो, इसकी भी एक प्रोसेस होगी है कि ये क्या करेगा, अपना जो भी उत्पाद है, अपना जो भी प्रोडक्शन है, वो ये किसको सेल करेगा, ये होलसेलर को सेल करेगा। देखे प्रोसेस ऑफ मार्केट जो है, बाजार की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करती है कि जो निर्माता निर्माता जो है वो सीधे उपभोक्ता से जो है संपर्क में नहीं आता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, बल्कि वो किसके कांटेक्ट में आता है, होलसेलर यानी कि थोक व्यापारियों के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है। अब ये थोक व्यापारी फिर क्या करते हैं भाई, ये थोक व्यापारी फिर से क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितनी भी इनका प्रोडक्ट होता है जो ये बेचने के लिए लाए हैं, जो ये सेल करने के लिए लाए हैं, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये खरीद लेते हैं, उसको ये परचेज कर लेते हैं। अब चाहे वो कितने का भी आ रहा हो और ये जो रेट है ये कौन फिक्स करेगा कि ये जो रेटें हैं, ये जो दाम हैं, या तो इसको गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि जो भी उत्पाद है वो कितने का बिकेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है इसको फिक्स कर दिया है कि भाई जो गेहूं है वो 5 रुपए किलो के दाम से जो है मार्केट में क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये मार्केट की जो प्रोसेस है ये किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी नीड पर, रिक्वायरमेंट पर, जरूरत पर, कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसकी कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है। अब अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट की XYZ कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अगर मान लो नीड ज़्यादा होगी, आवश्यकता अधिक होगी, तो वो क्या होगा, वो उसकी जो रेट है उसके जो दाम हैं वो क्या होंगे, वो अप में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो प्रोडक्ट की मान लो कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, वितरण जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और नीड नहीं है, तो उसकी जो रेटें हैं वो क्या होंगी, वो डाउन में चली जाएंगी, वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है, आज जैसे हम देखते हैं कि गेहूं का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। अगर मान लो गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि नीड कंप्लीट होने के बाद भी वो रिमाइन रह रहा है, बचा हुआ रह रहा है, तो इसकी जो रेटें हैं वो क्या होंगी, वो डाउन में आ जाएंगी। और अगर प्रोसेस उल्टा हुआ तो क्या हुआ, इसकी जो रेटें हैं वो अप में चली जाएंगी। तो ये देखें, ये जो है मूल्यों का अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है होलसेलर जो है वो क्या करता है, वो अपने जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट लेकर आया है उसको वो परचेज करता है। अब देखें कि प्रोड्यूसर भी क्या करता है कि अपनी जितनी भी कॉस्ट होती है, अपनी जितनी भी लागतें होती हैं, अमाउंट होता है, लागतें होती हैं, उनको जोड़कर उनको जोड़कर वो क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है। मतलब
कि अब जैसे मान लो मैं वापस एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर मिस्टर ए का ही एग्जांपल यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने जो है क्या किया, गेहूं को जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, व्हीट को जो है प्रोड्यूस किया, गेहूं का जो है उत्पादन किया, ठीक है कि साहब अब मेरे जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आया, मेरे को जो है इसमें बीज वगैरह खरीदने में कितना पैसा लगा, इस पे दवाई वगैरह छिड़काई तो कितना पैसा लगा, वो सारा एक्सपेंडिचर वो काउंट करके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी काउंट करेगा और उसके बाद जो कॉस्ट होगी उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर वो क्या करेगा, होलसेलर को सेल करेगा। है कि जैसे मान लो कि जो है मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए रहे, ठीक है, इनको क्या हुआ कि अपने प्रोडक्शन में, ठीक है, कि 1 रुपया खर्चा इनका जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पर हुआ है, फिर 1 रुपया खर्च इनका जो है इसमें इरिगेशन वगैरह में और अदर एक्सपेंडिचर में हो गया, अन्य खर्च में हो गया, ठीक है, इनका जो है 1 रुपया जो खर्च है वो क्या हुआ कि वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया, ठीक है। अब टोटल जो इनका बैठा वो कितना बैठा कि 3 रुपए का इनका बैठा। अब ये क्या चाहेंगे कि कम से कम अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरा उत्पाद है वो इस अमाउंट से अप में ही जाए, डाउन में नहीं जाए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रोडक्ट की जो रेट है वो रखी 5 रुपीज है, लेकिन होलसेलर ने क्या किया कि नहीं भाई हम तो आपको 5 रुपए नहीं दे सकते, चलो 4.5 दे दो, 450 दे दो, 3 रुपीज दे दो। यहां तक आते आते तो जो है डन हो जाएगा आपका, सौदा जो भी है वो डन हो जाएगा, आपका जो भी सेल होना है वो हो जाएगा, ठीक है। अब भी क्या हुआ कि अब अगर मान लो वो यहां पर लाकर इसको बेचता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट इससे अगर नीचे गया तो फिर होगा लॉस, ठीक है। और अगर उसने इस अमाउंट पर इसको बेच दिया तो क्या होगा कि उसको 1.50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अब यहां पर देखें कि ये जो होलसेलर है इसने क्या किया, 450 में जो है प्रोडक्ट को अपने परचेज कर लिया, ठीक है, खरीद लिया। अब यहां पर क्या होगा, नंबर आएगा, क्या यहां पर भी नंबर जो है कंज्यूमर का आएगा, क्या कंज्यूमर डायरेक्ट होलसेलर के कांटेक्ट में आएगा, नो। तो इसके कांटेक्ट में कौन आएगा, रिटेलर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, खुदरा व्यापारी के नाम से जानते हैं, कि जो छोटा मोटा जो है अमाउंट में जो है वस्तुओं को खरीदता है और बेचता है। अब देखें कि अब क्या होगा कि ये जो रिटेलर को बेचेगा ये इसको कितनी कीमत बताएगा कि भाई 6 रुपीज जो है हमारा परचेज है। हमने कितने में परचेज किया है कि 6 रुपीज में जो है हमने परचेज किया है, ठीक है। अब इसने 6 रुपये तो बता दिए है। अब अगर मान लो वो रेटे करता है और करता है, सब कुछ करता है कि साहब हम तो कम से कम 7 रुपये में बेचेंगे तो ये हमारे का आएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि नहीं 650, 6 रुपये 50 पैसे में तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने खरीद लिया है तो इसको क्या हो गया, ये होलसेलर ने फिर क्या कर दिया, प्रॉफिट ले लिया अपना, ठीक है। अब जो इसको अमाउंट पड़ा वो क्या पड़ा कि 650 तो उसने अपने प्रोडक्ट का दिया है, उसके बाद में प्लस ट्रांसपोर्टेशन लग गया, परिवहन लग गया है, और इसको जो वस्तु पड़ी वो कितने में पड़ी, वो 750 में पड़ी।
और ये कंज्यूमर को कितने में बेचेगा, फिर ये कंज्यूमर को कितने में सेल करेगा कि मिनिमम 8 रुपीज़, कम से कम 8 रुपये में जब ये वस्तु को सेल करेगा, बेचेगा, तो ही इसको क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इसको लॉस होगा, नुकसान होगा। अगर मान लो ये वस्तु को 8 रुपये में बेचता है, ये अपने प्रोडक्ट को जो है 8 रुपीज़ में अगर सेल करता है, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पर एक चीज निकल कर आ रही है, इन सब चीजों में हम क्या देख रहे हैं, द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि बचा हुआ धनराशि, बची हुई राशि, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ऑल द कोस्ट्स, कि सभी लागतों के पूर्ण होने के बाद, लागतों के पूर्ण होने के बाद शेष रही जो राशि है वह क्या कहलाता है, वो प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि जो प्रोड्यूसर था उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को क्या किया, देखिए ये प्रोड्यूसर था, इसने अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचा, 450 में बेचा, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 3 रुपीज, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 150। अब होलसेलर की हम बात करते हैं, थोक व्यापारी ने क्या किया, ये जो होलसेलर था इसने क्या किया कि 450 में जो प्रोडक्ट अपना खरीदा था उसको इसने क्या किया कि 650 में जो है परचेज कर दिया, तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, जबकि इसने क्या किया था, परचेज कितने में किया था, 450 में, तो इसका जो है इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज। अब यहां पर जो है हम बात करते हैं रिटेलर की, हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को जो है ₹7.5 तक इसके खर्च बैठ गया था, ठीक है, 750 इसके जो है टोटल एक्सपेंडिचर बैठा था विद ट्रांसपोर्टेशन, और इसने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, 8 रुपीज तक में सेल कर दिया, मतलब कि 0.50 इसने भी प्रॉफिट ले लिया। तो ये देखें कि जो जितनी भी हमारे कीमत लगी थी, सभी जो लागतें थी, जितना भी हमारा अमाउंट लगा था, उसके कंप्लीट होने के बाद, उसके पूर्ण होने के बाद जो राशि शेष बची होती है, हमारे अमाउंट के कंप्लीट होने के बाद भी, हमारे एक्सपेंडिचर के कंप्लीट होने के बाद भी, हमारे खर्च के पूरा होने के बाद भी जो राशि शेष बची होती है, जो कॉस्ट बची होती है, जो अमाउंट बची होती है, रिमेनिंग जो अमाउंट होती है, वो क्या कहलाती है, वो प्रॉफिट कहलाती है। और इस प्रॉफिट का जो यूज है वो किस तरीके से लिया जाता है कि उसको जो है सेव करके रख लिया जाता है, उसकी जो है बचत कर ली जाती है, और इस बचत को फिर क्या किया जाता है कि एज ए लोन, यानी कि ऋण के रूप में दूसरों को दे दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इनकम है उसमें थोड़ा इंक्रीजमेंट आ जाता है, या फिर कोई ना कोई संपत्ति जो है, कैपिटल जो है वो बाय कर ली जाती है, उसको खरीद लिया जाता है। कि जैसे मान लो कि ए ने जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद में जो
वो जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से जो है शेष बची जो संपत्ति थी, जो भी प्रॉफिट वाली जो अमाउंट थी, उसमें से उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उसको खर्चा देना पड़ता था उसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, है कमी आ जाएगी, है क्यों कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो कि भाई जो है भाड़े पर लेना पड़ता था, रेंट पर लेना पड़ता था, है, और अब क्या हो रहा है, केवल पेट्रोल डीजल डलवाया और चल दिए हम, है, तो ड्राइवर की भी जो है नीड नहीं है, और केवल किसका का एक्सपेंडिचर बचा कि जो एनर्जी लग रही है उसका एक्सपेंडिचर बचा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ये तो थी हमारे फार्मलैंड से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उन प्रक्रियाओं के बारे में, उन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो कि नॉन फार्मिंग होगी, है, यानी अकृषि क्रियाएं होंगी। अब तक के लिए थैंक यू।